नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय 19 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की बुक ओपन करना है और आपको अध्याय 19 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 19 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये अध्याय 19 है और इसे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं हूं नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। अब सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊं। मैं जन्मा था गुजरात के वान गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे और इस तरह हम बीजों का वंश चलता और सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यही रहने लगा। इस प्रकार से उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाट बताते थे। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके, चलेगा अगले पेज में भरते और उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियूं। गुजराती में ऊंधियूं का मतलब है उल्टा। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, वाह वाह। साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी जरूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती और सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करंगों पर की जाती थी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं चित्र में, चलेगा। अब यहाँ पे ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं और किस अनाज से? तो इसका उत्तर लिखते हैं, भोजन के लिए रोटियां प्रत्येक घर में बनती हैं। मुख्यतः रोटी गेहूं की बनती हैं और गेहूं के अलावा मक्का व बाजरे की रोटी भी सर्दियों में बनती है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? तो इसका उत्तर लिखते हैं, हाँ, मुख्यतः सर्दियों में ज्वार बाजरे की रोटी खाई जाती है और गरम गरम रोटी बहुत स्वादिष्ट व पौष्टिक लगी। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर लिखते हैं, हमारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें सील बंद डिब्बे में कीटनाशक दवाई डालकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जैसे त्योहार का नाम, किस मौसम में मनाते हैं और किन किन राज्यों में मनाया जाता है और क्या क्या खाना पकाया जाता है। लिखते हैं त्योहार का नाम, जैसे लोहड़ी, मौसम सर्दियों में, राज्य का नाम पंजाब, पश्चिम बंगाल, पकवान मक्का, रेवड़ी, और त्योहार मनाने का तरीका, गोला बनाकर बीच में आग जलाकर नृत्य करते हैं। त्योहार का नाम है बसंत पंचमी, मौसम सर्दियों में,
और राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश और पकवान पीले चावल और त्योहार मनाने का तरीका सरस्वती की पूजा करते हैं। चलिएगा आगे। अगला त्योहार का नाम है ओणम। ये सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और राज्य का नाम केरल में और पकवान चावल के व्यंजन और त्योहार मनाने का तरीका है रंगोली बनाकर नृत्य किया जाता है और फूलों से घर सजाया जाता है। अगला त्योहार है पोंगल। जे अप्रैल मतलब गर्मी में और तमिलनाडु राज्य में तिल और गुड़ की मिठाई पकवान में और फूलों से रंगोली बनाई जाती है। त्योहार मनाने का ये तरीका है। चलिएगा अगला प्रश्न है, अपने घर में बड़ों से पूछो क्या खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके जमाने में बनाई जाती थी पर अब नहीं। तो इसका उत्तर लिखते हैं, घर के बड़ों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि बाजरे का भात और महरी ज्वार की रोटी आदि कई चीजें जो उनके जमाने में बनाई जाती थी पर अब ना के बराबर ही बनती है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है। इसका उत्तर लिखते हैं, हमारे इलाके में चावल गेहूं मक्का बाजरा चना आलू मटर आदि उगाए जाते हैं और इनमें से यहाँ का चना दूर दूर तक मशहूर है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के जो उत्तर है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा, क्या इन अनाजों को पहचान पा रहे हो। तो आप देख रहे हैं जी गेहूं है और ये मक्का दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, ये शायद उड़द है। तो इस प्रकार से हम इन तीनों अनाज को तो पहचान पा रहे हैं मगर ये समझ में नहीं आ रहा है। बदलाव, कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहां लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई, बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह मतलब गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे जिन्हें बेचकर ज्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत नहीं थी। अब तो खास मौकों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता है। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मजा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीजें लगाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे, मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए यह कैसी तरक्की, हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। इस प्रकार से हम जो है इन प्रश्नों को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे खर्चे पर चर्चा। चलिए प्रश्न है, बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती जैसे सिंचाई जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखे हैं। तो उस त्योहार को कैसे मनाते हैं, सब मिलकर या अपने अपने घरों में। तो उत्तर लिखते हैं, अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार तालिका द्वारा निम्नलिखित है और बाजरे के बीज से दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती में निम्नलिखित अंतर है। देखें दामजी भाई की खेती, तो दामजी भाई पुराने बीजों का ही नई खेती में प्रयोग करते। दामजी भाई खेतों की जमीन जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे और दामजी भाई खेतों में पानी पाइप आदि से खुद ही डाला करते थे। अब हसमुख की खेती, हसमुख बाजार से लाए नए बीजों का प्रयोग करता। हसमुख जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करता और हसमुख ने पानी के लिए बिजली का पंप लगवा दिया।
इस प्रकार से ये अंतर है, आपको लिखना था। अब अगला प्रश्न है, हसमुख कहता खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं, तुम तरक्की से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर लिखते हैं, तरक्की का मतलब बेहतर और सुखी दिनचर्या से है। परिवार को पौष्टिक भोजन, अच्छा घर, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और हर तरह की सुख सुविधा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि से है। ठीक है ना? चलिएगा, अगला प्रश्न है, तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? तो उत्तर लिखते हैं, हम अपने इलाके में निम्नलिखित तरक्की देखना चाहेंगे। पहला है सर्व सुविधा युक्त मकान, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था, अस्पतालों व डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था और यातायात के सर्व सुलभ साधन, संचार के साधनों का विकास और पक्की सड़कों की व्यवस्था और साफ सफाई की निरंतर व्यवस्था। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज में, खर्चे पर चर्चा। तो अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए, गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते, फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। उफ, क्या बदबू थी उनकी। हसमुख का काफी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पे पर खर्चे, मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। देख रहे हैं यहां पर, इस प्रकार से चलिएगा, आगे चलते हैं। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा और कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। मां से पूछने लगा, बा, दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई। चलिएगा, यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं। आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा? तो उत्तर लिखते हैं, कुछ सालों बाद हसमुख के खेत में मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया होगा, क्योंकि वह रासायनिक खाद का प्रयोग करता था। वह खेती के मुनाफे को ट्रैक्टर, बीज, खाद आदि खरीदने में इस्तेमाल करने लगा और धीरे धीरे कर्ज में डूब गया। कर्ज चुकाने के लिए हसमुख का बेटा ट्रक चलाने लगा। इसी तरह करने से धीरे धीरे उसकी खेती बाड़ी सब खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो उत्तर लिखते हैं, परेश ने देखा कि उसके पिता हसमुख को अब खेती में उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। खेती के लिए पिताजी भी कर्जदार हो गए हैं, इसलिए परेश ने खेती न करके ट्रक चलाना ही उचित समझा। अगला प्रश्न, बीज को शक था कि हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? आगे लिखते हैं, बीज का शक ठीक था। हसमुख ने खेती के मुनाफे से महंगी महंगी मशीन खरीद ली, जिससे उसका खर्चा भी बढ़ा और मशीनों के प्रयोग से धरती भी खराब हो गई और जमीन का पानी खत्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। अतः हम इसे तरक्की नहीं कह सकते। चलिएगा, अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं, और वो क्या? उत्तर लिखते हैं, हमारे आसपास बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें हम तरक्की तो कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे यातायात के साधनों के बढ़ने से आवागमन में आसानी हुई, लेकिन वाहनों से निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो गया, जो कि लाभप्रद नहीं है। दूसरा है, शहरों में फैक्ट्रियां खुल गई जिनमें चीजों का उत्पादन होता है, लेकिन इनसे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण होता है। साथ ही कारखानों के लगने से कई ग्रामीणों की जमीन चली जाती है और वे बेघर हो जाते हैं। अगला,
मशीनों का बहुत प्रयोग होता है, जैसे कपड़े धोने की मशीन, सब्जी काटने की मशीन, और इन मशीनों से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का व्यायाम नहीं हो पाता। अगला है, कंप्यूटर के ज्यादा प्रचलन से काम जल्दी होते हैं, लेकिन हजारों लोग बेरोजगार हो गए। चलेगा, अब हम चलते हैं अगले पेज में। इन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे पढ़ते हैं। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसे ही एक किसान है, नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपए का कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपए देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक आप देख रहे हैं 1,50,000 किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं, और यह संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो। चलिएगा, ये अखबार की न्यूज है और इससे संबंधित ये प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं, सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो, जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं और किस फसल को कितने पानी की जरूरत होती है। तो उत्तर लिखते हैं। पास के एक गांव में जाकर किसान से खेती के बारे में निम्न सवाल पूछे बच्चे। आप ये क्या कर रहे हैं? किसान कहता है मैं खेती कर रहा हूं। बच्चे पूछते हैं आप ये काम कब से कर रहे हैं? तो किसान कहता है मैं यह काम 22 वर्षों से कर रहा हूं। बच्चे पूछते हैं आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल उगाते हैं? तो किसान कहता है मैं गेहूं, चना, सरसों आदि की फसल उगाता हूं। बच्चे आप अलग अलग फसल क्यों उगाते हैं? किसान अलग अलग फसलें उगाने से खेतों की जमीन उपजाऊ रहती है और मुनाफा भी दुगना होता है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहां लोगों से बात करो और आसपास देखो, एक रिपोर्ट तैयार करो। तो उत्तर लिखते हैं, शहर के पास में ही बने एक खेत में जाकर वहां के लोगों से निम्नलिखित बातें की। ये खेती किसकी है? इसे कैसे उगाते हैं? पानी कौन देता है? कौन उन्हें काटता है? फिर कैसे सुखाई जाती है? इन प्रश्नों के पूछने पर पता चला कि किसान अपने खेत को अपने पुत्र की तरह चाहता है और उसकी देखभाल करता है। खेतों में बीज डालकर नन्हे नन्हे पौधे उगाए जाते हैं और धीरे धीरे ये फसल बढ़कर पककर तैयार होती है। तब किसान फसल काटकर उसका प्रयोग करता है, और ये सब सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि किसान कितनी मेहनत से फसल उगाता है। खेतों में हरी भरी फसल देखकर बहुत आनंद आया। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फार्म देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी, तुम भी पढ़ो। लिखा है, देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल! हमें लगा वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए? हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुए से। ध्यान से जमीन को देखा तो केचुए दिखे। कितने सारे केचुए ही केचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे।
भास्कर भाई ने बताया कि ये केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है और कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मजा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना हमने। समूह के सदस्य प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण और कक्षा 5C। बाजरे के बीज का सफर खेत से प्लेट तक। तो चित्र 2 में बाजरे की बाली ओखली में रखी है और मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। अलग किए गए बाजरे के दाने चित्र 3 में दिख रहे हैं। आजकल यह काम हाथ में से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन थ्रेशर से किया जाता है। दोनों एक ही काम करने के अलग अलग तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक भी कह सकते हैं। चलिएगा, चित्र 4 में दिखाई चक्की में क्या हो रहा होगा। फिर चित्र 5 और 6 में किस तकनीक से आटा तैयार किया गया होगा और छलनी का इस्तेमाल कब किया होगा, ये प्रश्न है आप यहां पे देख रहे हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम इस पेज के बाद में कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, तो प्रश्न है, चित्रों को देखो और बताओ कि हर चित्र में क्या हो रहा है। तो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 181 जो अभी हमने देखा पर दिए गए चित्रों को देखें। तो चित्र 1, एक औरत खेत से बाजरा की फसल काट रही है। चित्र 2 में क्या हो रहा है, बाजरे की बाली ओखली में डालकर बाजरा अलग हो रहा है। तीसरा, चित्र 3 में अलग किया बाजरा रखा है और चित्र 4 में औरत चक्की में बाजरे को पीसकर आटा बना रही है। चित्र 5 में पिसा बाजरा थाली में रखा है। चित्र 6 में बाजरे के आटे को गूंथ लिया है और चित्र 7 में औरत गूंथे आटे से रोटी बना रही है और चित्र 8 में तवे पर रोटी पक रही है और चित्र 9 में रोटी बनकर प्लेट में तैयार है। प्रश्न ख, चित्र 4 में दिखाई चक्की में क्या हो रहा होगा। फिर चित्र 5 और 6 में किस तकनीक से आटा तैयार किया गया होगा और छलनी का इस्तेमाल कब किया गया होगा। तो इसका उत्तर लिखते हैं पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 181 पर। दिए गए चित्रों में से चित्र 4 में चक्की में बीजों को पीसकर आटा तैयार हो रहा है। चित्र 5 में व 6 में आटा गूंथने के लिए किसी तकनीक का नहीं बल्कि हाथों से आटा गूंथा जाता है और आटा गूंथने से पहले छलनी से छाना जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं। बाजरे के बीज की कहानी और बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो। चलिएगा, तो उत्तर लिखते हैं, हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं। जैसे पहले मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं की रोटी बनती थी लेकिन अब केवल गेहूं की रोटी बनती है। पहले सब्जियों में रासायनिक खाद नहीं डाले जाते थे तो उन सब्जियों में एक मिठास सी होती थी, पर अब रासायनिक खाद से सब्जियों का स्वाद चला गया है। आज सभी लोग ज्यादातर डिब्बा बंद खाना बाजार से खरीद कर खाते हैं। पौष्टिकता का ध्यान न रखकर हम जीभ के स्वाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आज मिलावटी सब्जियां, मिलावटी मसालों से भोजन की महक व स्वाद खत्म हो गया है। अगला प्रश्न है, अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं और एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा। तो उत्तर लिखते हैं, अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं और एक ही तरह की फसल उगाएं तो अलग अलग प्रकार के अनाज कहां से आएंगे तथा विभिन्न अनाजों से मिलने वाली पौष्टिकता नहीं मिलेगी। मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, फसलों के दाम घट जाएंगे और खाने का स्वाद ही चला जाएगा। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और फाइनली जो है हमने इस वीडियो में कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय जो है वो 19 कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।